तो सबसे पहले पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि अपने बारे में आप बताएं, तो उसमें आपको नाम, क्वालिफिकेशन और कैरियर कब किस पोजीशन पे स्टार्ट किया। उसके बाद आपसे पूछेगा रेफ्रिजरेशन साइकिल एक्सप्लेन करो। तो उसमें सिंपली आपको इंडोर आउटडोर को शो करना होता है, जिसमें इवेपोरेटर कॉइल होती है, कंडेंसर कॉइल होता है, कंप्रेसर होता है, एक्सपेंशन वाल होता है, ड्रायर और साइड ग्लास। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डीएक्स में कौन कौन से कंट्रोल होते हैं। तो इसमें एलपी स्विच होता है, एचपी स्विच होता है, ओवरलोड रिले होती है और सेंसर्स होते हैं। फंक्शन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के फंक्शन बताइए। तो एलपी स्विच जब आपका लो प्रेशर आपके सेट पॉइंट से लोवेस्ट होता है उस टाइम कट ऑफ कर देती है सिस्टम को। सेम ऐसे एचपी है, जब भी हाई प्रेशर आपके सेट पॉइंट से इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे सिस्टम को ट्रिप कर देता है। उसके बाद ओवरलोड रिले, जब भी आपका एक्सेस एम्पेयर हो रहा है वहाँ पे ओवरलोड आपको ट्रिप कर देगी या कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है। सेम ऐसे सेंसर हैं, जैसे फिल्टर ब्लॉक है, चॉकअप है या कोई भी ऐसी अबनॉर्मलिटी है तो सेंसर आपके सिस्टम को शट डाउन कर देंगे। एक्सपेंशन कितने प्रकार के होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है? तो एक्सपेंशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वाल्व। इसका काम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। कंप्रेसर की बाइंडिंग कैसे चेक करते हैं? तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर सिंगल फेस का कंप्रेसर है तो आपको मल्टीमीटर लेना है या क्लम मीटर लेना है। तो इसमें जैसे कि स्टार्टिंग रनिंग अगर आप चेक कर रहे हैं सिंगल फेस में, फॉर एग्जांपल आपको 8 ohms मिल रहा है, उसके बाद आपका कॉमन टू स्टार्टिंग 6 ohm मिल रहा है और कॉमन टू रनिंग 2 ohm मिल रहा है। तो ये कंप्रेसर आपका ओके है, जो इक्वल में 8 होना चाहिए। जैसे कि कॉमन टू रनिंग, कॉमन टू स्टार्टिंग, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो स्टार्टिंग रनिंग की जो वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है, तो आपका ओके। और कंप्रेसर टर्मिनल टू बॉडी 1.5 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम मिल रहा है तो भी कंप्रेसर आपका शॉर्ट है या कुछ उसमें लीकेज है। सेम ऐसे थ्री फेस में भी होता है। थ्री फेस में तीनों इक्वल होता है और बॉडी का 1.5 मेगा ओम मिलना चाहिए। बाकी आप डायग्राम देख सकते हैं क्लियरली। इसमें अगर कैपेसिटर डिफेक्ट हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे पहले कंप्रेसर आपका हाई करंट लेगा या कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर कैपेसिटर बर्नआउट हो जाता है, जल जाता है, तो उस केस में आपके पावर भी ब्रेकर ट्रिप होने के चांसेस होते हैं। फ्रिज और फ्रीजर में कौन सा कंप्रेसर यूज होता है? तो इसमें हार्मेटिक कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिव यूज होता है, जो सील टाइप से होते हैं। दो टाइप के कंप्रेसर बेसिकली यूज होते हैं। डेली कौन कौन सी रीडिंग डीएक्स यूनिट में ली जाती है, क्वेश्चन है। तो सक्शन प्रेशर लेना होता है, हाई प्रेशर लेना होता है, ऑयल प्रेशर हो गया, करंट एम्पेयर हो गया, और ऑयल लेवल हो गया, और कंडेंसर फैन कितने रन हो रहे हैं। और इसमें कंप्रेसर भी ऐड होते हैं, कंप्रेसर 1 2 कितना, जितने भी नंबर, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्किट। R12 का सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए? 30 to 45। R12 का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए? 100 to 150। R22 का सक्शन प्रेशर 60 to 75 होता है। उसके बाद इसका डिस्चार्ज R22 का 200 to 350 होता है, डिपेंड ऑन द सुपर हीट एंड एटमॉस्फेयर। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 410 का। 410 का सेक्शन हाई होता है, जो कि 120 to 140 psi होता है। उसके बाद इसका डिस्चार्ज होता है 400 to 450 psi। एसी कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के बेसिकली होते हैं, विंडो, स्प्लिट और पैकेज। हाई प्रेशर क्या होता है या इसके साइड क्या होते हैं? तो हाई प्रेशर में कंडेंसर होता है, ड्रायर होता है, लिक्विड लाइन होती है, एक्सपेंशन वाल होता है और डिस्चार्ज लाइन होती है। लो प्रेशर में क्या होता है? लो प्रेशर में इवेपोरेटर कॉइल होती है, सक्शन लाइन होती है, एक्सपेंशन वाल होता है। एक बार में कितना पीएसआई होता है? तो 1 बार में 14.7 पीएसआई होता है, और 1 सेल्सियस में 32 1 सेल्सियस में 33.8 फ़ारेनहाइट होता है। पीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं एसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो इसमें कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, लिक्विड रिसीवर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होते हैं, इवेपोरेटर कॉइल होती है, ब्लोअर मोटर होता है, कंडेंसर फैन होता है और थर्मोस्टेट होता है। टेम्परेचर लो होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इसके मेन रीजन 2-3 होते हैं। फर्स्ट, इसमें थर्मोस्टेट होता है, जो कि आपका प्रॉपर सेंस नहीं कर रहा है, या आपका एक्सपेंशन वाल्व काम नहीं कर रहा है, और या तो यूनिट कैपेसिटी इज हायर देन रिक्वायरमेंट है, ओवर टनेज की है। क्वेश्चन,
सुपर हीट क्या होता है? तो बेसिकली सुपर हीट होता है different between saturated suction temperature to actual suction line temperature. Suppose that अगर आपका evaporator side inline temperature 10 डिग्री से आ रहा है, 10 फ़ारेनहाइट आ रहा है और आपका आउटलेट हो रहा है 14, सो जो इसके बीच का डिफरेंट है वो आपका सुपर हीट होता है। अगर डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसका क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपका एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है उस पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका कंडेंसर फैन चल रहा है कि नहीं है, उसके बाद गैस ओवर चार्जिंग है, कंडेंसर फिन्स डैमेज हो सकता है या सिस्टम आपका ओवरलोड है। सेम क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, उसकी क्या रीज़न हो सकते हैं? तो उसमें भी यही है, एम्बिएंट टेम्परेचर डिपेंड करता है या डिस्चार्ज वाल्व आपका लीक है, कंप्रेसर सही से काम नहीं कर रहा है या तो इंटरनल वाल्व आपका ओपन है। ये फ्यू रीजंस होते हैं। सक्शन प्रेशर टू हाई होने का क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं? इसमें हो जाता है कि एक्सेस लोड, ओवरलोड हो सकता है, सक्शन डिस्चार्ज वाल्व रीड ओपन कंडीशन हो सकता है, जिसको IHPRV से शो करते हैं। सक्शन प्रेशर लो होने के क्या-क्या रीज़न होते हैं? सक्शन प्रेशर लो होने के रीज़न होते हैं स्टेनर ब्लॉक हो गया, चोकअप हो गया, फिल्टर ब्लॉक हो गया, ब्लोअर काम नहीं कर रहा है आपका, एक्सपेंशन वाल्व 100% या डिफेक्टिव है या आपका गैस कम है या कूलिंग कॉइल चोकअप है। ये रीज़न होते हैं। कितने प्रकार के ओवरलोड एसी सिस्टम में यूज होता है? तो बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल ओवरलोड होता है और एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल ओवरलोड को कैसे चेक करोगे? इसका चेक करने का बेसिकली उसमें सेट पॉइंट होता है, उसका रिड्यूस कर दो जो भी हमारा सेट पॉइंट है। सपोज दैट द कंप्रेसर 10 एम्पियर है तो आप उसको 7 पे रख दें, वहाँ पे वो ट्रिप हो जाएगा। वो उसका ईजी वे होता है, जिसको बोलते हैं FLA या RLA पे। इसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए? तो बेसिकली इसकी सेटिंग अकॉर्डिंग टू FLA होनी चाहिए। कंप्रेसर पे जो FLA होता है उसके अकॉर्डिंग हम ओवरलोड रिले की सेटिंग करते हैं। थर्मोस्टेट का फंक्शन क्या होता है? थर्मोस्टेट का फंक्शन होता है कि हमारा डिजायर टेम्परेचर हम लोग सेट कर सकते हैं और उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिसका डिफरेंशियल होता है 1 सेल्सियस टू 1.5। जैसे कि आपने 30 पे रख दिया तो फॉर एग्जांपल 30 पे कट ऑफ होगा और 31.5 पे स्टार्ट होगा। RLA, LRA, FLA, इसका फुल फॉर्म होता है रेटेड लोड एम्पियर, लॉक्ड रोटर एम्पियर, फुल लोड एम्पियर। कैपेसिटी कैलकुलेट, 3 फेज के लिए हम 12 LRF डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू टनेज। टनेज कैपेसिटी कैलकुलेशन के लिए हम LRA डिवाइड बाई 12 ये 3 फेज के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारा टन आ जाएगा। सेम ऐसे 3 फेज में हम 36 से डिवाइड कर देंगे जो कि हमारा टन आ जाएगा। क्या डिफरेंट है FLA और RLA में? ये दोनों सेम होते हैं, जैसे कि ऊपर हमने बताया था, फुल लोड एम्पियर एंड रोटेड लोड एम्पियर। उसके बाद MCV CV क्या होता है और इसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो MCV का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसके बाद CV का होता है सर्किट ब्रेकर और MCV को टेस्ट करने के लिए उसको ओवरलोड कर दो, MCV ट्रिप हो जाएगी। सेम ऐसे ही है ELCB क्या होता है? तो ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। इसको टेस्ट करने के लिए सिंपली हमारा दो मेथड यूज होता है। पहला टेस्ट बटन होता है, उसको अगर प्रेस करते हैं तो ट्रिप हो जाएगी। आइदर आपको कहीं भी जाके उतना मिली सेकेंड जितने मिली एम्स की है उतना आपको लीकेज प्रोवाइड करना होता है, फिर ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है वोल्टेज मॉनिटरिंग और फेस प्रिवेंटर क्यों यूज करते हैं? तो बेसिकली ये दोनों अभी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में दोनों इनबिल्ड हो गया है, वोल्टेज मॉनिटरिंग एंड फेस प्रिवेंटर। ये हमारा फेस फेलियर के लिए भी यूज होता है और वोल्टेज के लिए भी होता है, तो दोनों इसके लिए। अनबैलेंसिंग लोड के लिए भी यूज होता है, जैसे कि अगर कोई फेस फेल हो गया तो अनबैलेंस होगा, उस कंडीशन में ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा, सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। सिंगल फेस फ्रंट ये भी सेम होता है, इसका भी सेम है, वोल्टेज को मॉनिटर करता है, हमेशा कोई भी वेरिएशन आता है तो उस टाइम में ट्रिप कर देगा। अभी यहाँ पे पूछा है दोनों में डिफरेंट क्या है, फेस प्रिवेंटर में और वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले में या डिवाइस में। दोनों सेम होते हैं।
अभी कंप्रेसर का फंक्शन क्या होता है? कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन होता है कंप्रेस करना और थ्रो करना टू कनेक्टेड नेक्स्ट डिवाइस। जैसे कि अगर कंप्रेसर से कंडेंसर कनेक्ट है तो उसको गैस थ्रो कर देगा। अब यहाँ पे देखिए 1 टन में आपका 3.5 किलोवाट होता है और 1 टन में आपका 12,000 BTU होता है। 1 टन टू 5 एम्पियर इस सिंगल फेस में होता है और 3 फेस में 3 एम्पियर होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का क्या यूज है? स्टार्टिंग का कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड करता है। रनिंग कैपेसिटर का क्या यूज है? तो ये ऑपरेशनल टार्क देता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पीपीएम, टाइप ऑफ पीपीएम एंड व्हाट यू विल डू इन पीपीएम। तो पीपीएम सबसे पहले क्या होता है? तो पीपीएम होता है प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसके बाद टाइप ऑफ पीपीएम, ये 3 टाइप के होते हैं। सेमी एनुअल होता है, पहले क्वार्टरली होता है, उसके बाद सेमी एनुअल होता है और एनुअली होता है। अब इसके बाद हम क्वार्टरली में क्या करेंगे? क्वार्टरली में हम लोग सिंपली फिल्टर क्लीन करते हैं, ड्रेन फ्लश करते हैं और उसके बाद कंडेंसर कॉइल वगैरह हम चेक कर लेते हैं, वोल्टेज एम्पियर चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम सेमी में भी ऐसा ही करते हैं। जो फाइनली हमारा एनुअल आता है, एनुअल में हम लोग कूलिंग कॉइल की सर्विस करते हैं। कंडेंसर वगैरह तो ये तो हमारा एनुअल क्वार्टर में ऑलरेडी हो रहा है और जो फिल्टर ड्रायर कोर वगैरह है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद मोटर में अगर नॉइजिंग है तो या ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीज़ें हमारा एनुअल मेंटेनेंस में आ जाती है। और कोई चीज़ डिफेक्ट है, कोई चीज़ डिफेक्ट है या कुछ ऐसा है तो भी। उसके बाद मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो मेंटेनेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरएम, जिसको बोलते हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस। ये डेली बेसिस पे होता है, जैसे कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, एसी नॉइज हो गया, एसी बंद है, चालू है, टेम्परेचर अप डाउन, ये सब आरएम में आते हैं। उसके बाद पीपीएम, जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। फिर ये इम्पोर्टेंट आ जाता है सीएम, करेक्टिव मेंटेनेंस। तो जैसे हम पीपीएम किए, पीपीएम में फॉर एग्जांपल हमें कोई कॉन्टैक्टर जला मिला, कैपेसिटर वीक मिला, वो जो भी काम हम लोग रिप्लेसमेंट का करेंगे उसको बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। उसके बाद अगर इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कूलिंग नहीं आ रहा है तो आप क्या क्या चेक करोगे? तो सबसे पहले हमें थर्मोस्टेट चेक करना होता है। थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट क्या है या हमारा मोड क्या है। उसके बाद फिर सेकेंडरी पॉइंट होते हैं आपका इंडोर। तो इंडोर रन हो रहा है कि नहीं, अगर रन हो रहा है तो फिल्टर की कंडीशन क्या है। अगर सब कुछ ठीक है उसके बाद आपको आउटडोर पे चेक करना है, कंप्रेसर कंडीशन या कंडेंसर कंडीशन, ये जो भी होती हैं हमारा ट्रबल शूटिंग में। टूल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं एक एसी टेक्नीशियन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले टेम्परेचर मीटर, जिसको आईआर इंफ्रारेड गन भी बोलते हैं। उसके बाद मैनीफोल्ड गेज हो गया, लाइन टेस्टर हो गया, क्लैम मीटर हो गया, एडजस्टेबल हो गया, एलेंकी हो गई, प्रेशर पंप हो गया जो कि आप सर्विस करते हैं, ब्रेजिंग सेट हो गया है, कोई कंप्रेसर कोई लाइन लीकेज है तो वहाँ पे ब्रिजिंग के लिए, वैक्यूम पंप, अगर कोई कंप्रेसर या कोई भी लाइन लीकेज है तो वहाँ पे आपको वैक्यूम करने के लिए। वैक्यूम आपका माइक्रोन 30 में होता है, -30 psi इसका प्रेशर होना चाहिए वैक्यूम का एटलीस्ट। फिर फ्लैरिंग टूल होता है जो कि फ्लैरिंग कर बनाने के काम आता है। लाइन का अगर कोई जॉइंट है या कोई भी ऐसा है तो वहाँ पे फ्लैरिंग टूल की, प्लस लैडर, ये हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। लेटेंट हीट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेंट हीट क्या होता है? तो लेटेंट हीट वही होता है जिसमें टेम्परेचर में heat that cause the change of the state with no changes in temperature is called latent heat। तो जैसे कि एक सिंपली आपने देखा होगा आइस क्यूब मशीन बनाने वाली, उसमें ऑलरेडी वाटर होते हैं बट वाटर का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, बट उसमें बकेट के आइस क्यूब आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेम ऐसे जो कि हमारा लिक्विड है, हमारा जो सिस्टम का टेम्परेचर विल सेम, बट उसके जो भी ऑब्जेक्ट आ रही है वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो गया, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। सिंपली उसको बोलेंगे आइस जैसे आइस क्यूब बन जाना एक नॉर्मल वाटर से। उसके बाद पीपीई क्या होता है? पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें आ जाता है हैंड ग्लोव्स, गोगल्स, हेलमेट, सेफ्टी शू, यूनिफॉर्म, एलिमिनेटेड जैकेट, ये सारी चीजें होती हैं।